गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया प्रकरण, और क्रिया प्रकरण के आधार पर हमने देखा था कि जो क्रिया के हमने जो रूप माने थे वो हमने 3 रूप माने थे। एक कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर और तीसरा काल के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो किसे कहते हैं कि सबसे पहले हमें देखना यह है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों का रूपांतरण क्या है, अर्थात किस तरह हम उसको समझ सकते हैं। तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, और उसके का जो आधार है, किस आधार पर उस क्रिया का भेद हम कर रहे हैं। तो जिस आधार पर हम क्रिया के भेद का रूपांतरण करते हैं वो रूप कहलाता है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इनमें हमने कल जो पढ़ा था उस पिछली कक्षा में हमने मुख्य क्रिया के आधार का हमने भली भांति उसका हमने अध्ययन किया था। अब यहाँ पर इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं संरचना के आधार पर जो क्रिया के रूप है, उसमें जो पहला है वो मुख्य क्रिया का रूप था जिसका हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। इसका जो दूसरा रूप है उस रूप को हम नाम देते हैं सहायक क्रिया, यानी कि उस रूप को हम नाम दे सकते हैं सहायक क्रिया। इसका जो दूसरा रूप यहाँ पर बनता है वो कहलाता है संयुक्त क्रिया। तो अब यहाँ पर संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद बनते जा रहे हैं, उन क्रिया के भेदों का आधार अगर हम लेते हैं तो पहला सहायक क्रिया का रूप हो जाएगा, दूसरा संयुक्त क्रिया का रूप हो जाएगा, और तीसरा होगा वो होगा नाम धातु क्रिया। तीसरा होगा नाम धातु क्रिया। उसके बाद में इसी का अगर हम आगे संरचना के आधार पर क्रिया भेदों का रूपांतरण करते रहते हैं तो उसके बाद में जो यहाँ रूप बनेगा वो बन जाएगा अपने पास में प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि हम उसको नाम दे सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो बेटा यहाँ देखिए कि सबसे पहले हमें ये देखना ये है कि जो संरचना के आधार पर जो क्रिया रूप होते हैं किस तरह वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और किस तरह वाक्य में प्रयुक्त होकर के संरचना के आधार पर उस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ख नंबर पर हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास सहायक क्रिया। अब यहाँ पर सहायक क्रिया को अगर हम लेते हैं तो देखिए इस शब्द के आधार पर अगर हम इसका रूपांतरण करते हैं या इसको परिभाषा के रूप में बदलते हैं, तो परिभाषा के रूप में बदलने पर सहायक क्रिया क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना यह है कि ये सहायक क्रिया क्या है, अर्थात सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो जो वाक्य में मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम सहायक क्रिया का नाम दे सकते हैं। तो हम अब इसको परिभाषा के रूप में लेते हैं तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं हम वाक्य में प्रयुक्त। अब यहाँ पर हमें ये अच्छी तरह देखना है कि वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। अब ये अपने पास में सहायक क्रिया की एक परिभाषा हो गई। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से अगर समझना चाहें कि उदाहरण के माध्यम से हम कैसे ये समझें कि ये जो सहायक क्रिया है किस तरह ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है, तो यहाँ पर अलग अलग उदाहरण लेकर के हम इस क्रिया के रूप को समझ सकते हैं। इसका अगर हम पहला उदाहरण लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे कोमल ने चित्र बनाया है। अब यहाँ पर इस वाक्य में हमें सबसे पहले ये देखना है कि मुख्य क्रिया कौन सी है और मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो सहायक क्रिया है वो कौन सी है। तो यहाँ पर है कोमल ने चित्र
बनाया है या कोमल ने चित्र बनाया था। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा ये जो बनाया था, ये जो रूप है किसको बनाया था, अब यहाँ पर है चित्र को बनाया था। तो ये जो चित्र को यहाँ पर हम ले सकते हैं, ये अपने पास में एक मुख्य क्रिया का रूप हो जाएगा, अर्थात हम चित्र को मुख्य क्रिया का नाम दे सकते हैं। इस चित्र को बनाना ये एक सहायक क्रिया के रूपांतरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बनाया था, ये एक सहायक क्रिया के रूप में ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मुख्य क्रिया की जो सहायता की जा रही है वो बनाया था के द्वारा की जा रही है, और ये जो बनाया था यहाँ पर सहायक क्रिया के रूपांतरण में जिस क्रिया की सहायता कर रहा है वो है अपने पास में चित्र। तो हम कह सकते हैं कि चित्र यहाँ पर मुख्य क्रिया है और बनाया था सहायक क्रिया है। अगर हम यहाँ पर देखिए कि दूसरा अगर और उदाहरण लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर हो सकता है बच्चा। अब यहाँ पर देखिए कि बच्चा ये एक कर्ता के रूप में है, तो यहाँ पर है बच्चा बहुत हंस रहा था। बच्चा बहुत हंस रहा था। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमें देखना क्या है, यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना है कि मुख्य क्रिया कौन सी है। तो ये यहाँ पर हंसना एक मुख्य क्रिया का रूपांतरण हो जाएगा, और इस हंसने की जो सहायता करने वाली क्रिया होगी वो होगी रहा था। इसका मतलब यहाँ पर रहा था ये एक सहायक क्रिया के रूप में आ गया, और जो हंस शब्द है अर्थात जो हंसना है ये मुख्य क्रिया है। तो इसका मतलब हंसना यहाँ पर मुख्य क्रिया का रूप हो गया, और रहा था जो शब्द है ये यहाँ पर सहायक क्रिया का रूप हो गया। तो अब यहाँ पर इस तरह की जो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया है वह क्रिया कहलाती है। उस क्रिया को हम नाम दे सकते हैं, और वह क्रिया है सहायक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसके अलग अलग उदाहरण लेकर के अगर यहाँ पर सहायक क्रिया को अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे पूनम ने अब या पूनम से अब भागा नहीं जाता। अब यहाँ पर अपने पास में जो वाक्य है वो क्या है, पूनम से अब भागा नहीं जाता। अब ये जो नहीं जाता शब्द है ये यहाँ पर एक सहायक क्रिया का रूपांतरण है। अब यहाँ पर भागना ये एक क्रिया का रूप है, तो अब यहाँ पर ये जो भागा जो शब्द है ये मुख्य क्रिया के रूप में आ जाएगा, और नहीं जाता ये सहायक क्रिया के रूप में आ जाएगा। अन्य उदाहरण अगर हम लेते हैं, पुस्तक पढ़ी जा रही थी। अब यहाँ पर जा रही थी ये अपने पास में एक सहायक क्रिया है। अब किसको पढ़ी जा रही थी, अब ये पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई। जैसे उषा ने पुस्तक लिखी है, अब यहाँ पर पुस्तक मुख्य क्रिया का रूप हो जाएगा और लिखी है सहायक क्रिया का रूप हो जाएगा। तो इस तरह की जहाँ क्रियाएं वाक्य में प्रयुक्त होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उन क्रियाओं को हम सहायक क्रिया का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अपने पास में है संयुक्त क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कि संयुक्त क्रिया के रूप को अगर लेते हैं तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखना हमें ये क्या है कि संयुक्त क्रिया क्या है, अर्थात जो क्रिया है वो संयुक्त है। अब इसका मतलब जो संयुक्त क्रिया का मतलब है, इसका मतलब भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली क्रियाओं से एक क्रियाएं एक वाक्य में अलग अलग शब्दों का वो निर्माण करती है, अलग अलग क्रियाओं का वह रूप बदलती रहती है। ऐसी जो क्रियाएं मानी जाती है उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया का नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपने पास में प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं, अर्थात संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली, अब यहाँ पर देखिए भिन्न अर्थ रखने वाली जो भी यहाँ पर क्रियाएं होगी, क्रियाओं का जहाँ पर मेल होगा या भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल होता है, अब यहाँ पर देखिए कि भिन्न अर्थ रखने वाली जो क्रियाएं हैं और भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का जहाँ पर भी मेल होता है उसे हम
संयुक्त क्रिया का नाम दे सकते हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटो कि भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली जो क्रियाएं हैं या जो भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं हैं जहाँ वाक्य में प्रयुक्त होती है, उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर मेल का मतलब होता है संबंध। अब वाक्य में क्या होगा कि वो अलग अलग अर्थ रखेगी और अलग अलग अर्थ रखते हुए वो एक दूसरे से संबंध रखती है। ऐसी क्रियाओं का जहाँ रूपांतरण वाक्य में होता है, वे क्रियाएं संयुक्त क्रिया के नाम से जानी जाती है। जैसे अब यहाँ पर हम बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अतिथि, अतिथि का मतलब मेहमान है। अतिथि आ गए हैं, ठीक है, अतिथि आ गए हैं। अब ये यहाँ पर है दूसरे रूप में स्वागत करो। अब यहाँ देखिए बेटो, इस वाक्य को अगर हम आधार लेते हैं तो यहाँ पर भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का यहाँ समागम हो रहा है, और जहाँ भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली क्रियाओं का जहाँ मेल होता है, वह क्रिया का रूपांतरण संयुक्त क्रिया का रूप माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अतिथि का आगमन होना यानी कि आना, ठीक है, और फिर है यहाँ पर स्वागत करना। तो ये भिन्न अर्थ रखते हुए ये दो यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वाक्य में। इसका मतलब भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का यहाँ पर मेल हो रहा है। तो जहाँ भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल होता है, वह संयुक्त क्रिया के अंतर्गत माना जाता है। जैसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम, वह लिख लिया होगा, वह लिख लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि वह लिख लिया के होगा के रूप में अगर लेते हैं तो यहाँ पर लिखना, लेना और होना, यहाँ पर तीन क्रियाओं का रूपांतरण साथ साथ चल रहा है। तो जहाँ तीन क्रियाओं का रूपांतरण साथ साथ चलता है, वहाँ पर भिन्न अर्थ है। अर्थात अब देखिए कि लिखना एक भिन्न अर्थ को प्रकट कर रहा है, लेना एक भिन्न अर्थ को प्रकट कर रहा है, और होना एक अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो जहाँ भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का जहाँ मेल हो रहा है, वहाँ संयुक्त क्रिया का रूप बन रहा है। तो वैसे अब अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे हम उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे अब रेखा को आने दिया जा सकता है। अब रेखा को आने दिया जा सकता है को अगर लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आना, देना, सकना, ये यहाँ पर भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का यहाँ पर बार बार संगम हो रहा है। जैसे श्रुति अक्सर आ जाया करती है। अब यहाँ पर देखिए कि अक्सर आ जाया करती है, आना, फिर जाना, फिर सकना, वही यहाँ पर भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का रूपांतरण हो रहा है। उसे जाने दिया जा सकता है। अब इस वाक्य को अगर हम ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए बेटा, आसानी से हम समझ सकते हैं कि जहाँ भिन्न अर्थ रखने वाले, अब जैसे उसे जाने दिया जा सकता है। अब एक तो जाना, ठीक है, फिर दिया और फिर सकना। तो यहाँ पर तीन क्रियाओं का संगम हो रहा है जो भिन्न अलग अलग अर्थ को प्रकट कर रही है, लेकिन फिर भी इन सभी क्रियाओं का मेल हो रहा है। तो ऐसा रूप जहाँ पर बनता है वहाँ संयुक्त क्रिया का रूप माना जाता है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अपने पास में जो क्रिया है, जिसको हम चौथे नंबर की क्रिया का नाम दे सकते हैं, उस क्रिया का नाम है नाम धातु क्रिया। यानी कि उस क्रिया को हम नाम दे सकते हैं नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रियाएं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि नाम धातु क्रिया क्या है। अब यहाँ पर नाम धातु क्रिया के रूपांतरण को लेते हैं तो यहाँ पर ये वे क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, उसका नाम है नाम धातु क्रिया। अब ये वे क्रियाएं होती है जो क्या करती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में। अब यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम तथा जो विशेषण शब्द होते हैं, इनके साथ में या विशेषण शब्दों की तरह जब धातु की तरह ये वाक्य में प्रयुक्त होती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कह सकते हैं। साथ ही साथ और इन जो नाम धातु क्रिया युक्त जो शब्द होते हैं, इनका जो प्रयोग होता है वो प्रत्यय लगा करके इसका निर्माण किया जाता है। तब वे शब्द वाक्य में नाम धातु शब्द के नाम से
जाने जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको अगर परिभाषा के रूप में लेकर के देखते हैं, या परिभाषा में अगर इसका आधार लेकर के देखते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या है, तो जो क्रियाएं, अब हम इसको परिभाषा के रूप में ले सकते हैं बेटो, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। अब यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, इन शब्दों का हमने पिछली कक्षाओं में भलीभांति अध्ययन कर लिया है। तो संज्ञा क्या है ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, सर्वनाम क्या है ये भी आप भलीभांति जानते होंगे, विशेषण क्या है ये भी आप भलीभांति जानते हैं। तो विशेषण शब्द जब धातु की तरह, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अपने पास में जो नया रूप आ रहा है वो है धातु। अब सबसे पहले हमें इसको समझना है कि धातु क्या है। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है, उस क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि धातु की तरह वो प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप की तरह वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। और जब इन धातुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ले सकते हैं धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं और इन नाम धातु शब्दों में, और इन नाम धातु शब्दों में नाम धातु शब्दों में, अब देखिए कि नाम धातु शब्दों में हम क्या करेंगे, तो नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर, ठीक है, जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए कि इस परिभाषा के आधार पर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये वे क्रियाएं होती है, नाम धातु क्रियाएं वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं और विशेषण शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द जब वाक्य में धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, अब यहाँ पर धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो धातु की तरह ये प्रयुक्त होते हैं और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगा करके, अब प्रत्यय किसे कहते हैं ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले मैंने अच्छी तरह आपको बता दिया है कि जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने क्रिया का निर्माण, जब पहले स्टार्टिंग में जब क्रिया शुरू की थी, तो पिछले कक्षा में मैंने आपको शब्द, फिर उसके बाद में प्रत्यय, फिर उसके बाद में प्रत्यय लगा करके क्रिया के मूल रूप को धातु का यहाँ पर रूपांतरण किया था, यानी कि धातु लिया था, फिर धातु में हमने प्रत्यय जोड़ा था, फिर उसके बाद में क्रिया रूप आया था, और फिर क्रिया रूप में जब काल जोड़ दिया गया था तब अपने पास में क्रिया का रूप आया था, जिसे हम आसानी से कह सकते हैं कि वहाँ पर क्रिया का निर्माण हुआ था। तो उसी प्रकार जब ये प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण किया जाता है तो हम उसे नाम धातु क्रिया का नाम दे सकते हैं, या फिर हम उसे नाम धातु क्रिया कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर किस तरह हमें क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर देखिए कि इसको अगर हम अलग अलग रूप में बेटा समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे हाथ शब्द को अगर लेते हैं तो ये हाथ जो शब्द है ये यहाँ पर संज्ञा है, यानी कि हाथ शब्द को अगर लेते हैं तो हाथ यहाँ पर क्या है, संज्ञा। अब
जब इसी हाथ को अगर हम नाम धातु क्रिया के रूप में बदलते हैं, तो नाम धातु क्रिया के रूप में बदलने पर ये जो अपने पास में जो शब्द बनेगा ये बनेगा हथिया। यानी कि यहाँ पर हाथ शब्द में हमने इया प्रत्यय का जोड़ कर दिया, अर्थात इया प्रत्यय इसमें जोड़ दिया, और इया प्रत्यय जुड़ जाने से जो हाथ संज्ञा शब्द था वो नाम धातु क्रिया के रूप में जाने पर अब बन गया हथिया। जैसे उसने उसका सारा धन हथिया लिया। अब यहाँ पर हथिया लेने का मतलब है हड़प कर लेना या ले लेना। तो इस तरह के जो शब्द बनते हैं वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जैसे इसको अगर क्रिया के रूप में लेते हैं, तो अब यहाँ पर जैसे ही ये हथिया शब्द है और इसको अगर हम क्रिया के रूप में अगर ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये ना प्रत्यय जोड़ने से ये यहाँ पर जो अपने पास में रूप बनेगा वो बन जाएगा क्रिया का रूप। यानी कि ये यहाँ पर अब क्रिया बन गई अपने पास में हथियाना। यानी कि हाथ यहाँ पर संज्ञा शब्द है, जब इसमें नाम धातु क्रिया के रूप में हमने इसको जब बदला तब ये यहाँ पर बन गया हथिया, और जब इसको क्रिया के रूप में बदला तब ये बन गया हथियाना। वैसे ही यहाँ पर जैसे संज्ञा शब्द को अगर लेकर के देखते हैं चक्कर, अब यहाँ पर चक्कर शब्द को अगर लेंगे तो यहाँ पर नाम धातु के रूप में जैसे ही हम इसको बदलते हैं, तो बदलने पर बेटा ये बन जाएगा अपने पास में चक्राया। ये अपने पास में क्या बन गया? चक्राया बन गया। अब जैसे ही हम इसको क्रिया के रूप में बदलते हैं, तो क्रिया के रूप में बदलने पर ये अपने पास में बन गया चक्राना। ये यहाँ पर जो रूप बना ये हो गया अपने पास चक्राना। और ये जो चक्राना जो शब्द यहाँ पर बना है वो अपने पास एक क्रिया का रूप बन गया। जैसे अब यहाँ पर दुख शब्द को अगर लेते हैं तो ये भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ जैसे ही हम इसको नाम धातु क्रिया के रूप में ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो शब्द अपने पास में बनेगा वो बनेगा दुखाया। यानी कि जो शब्द बना है वो क्या है? दुखाया। और जैसे ही हम इसको क्रिया के रूप में ले जाएंगे तो ये अपने पास में प्रत्यय जुड़ जाने से ये शब्द बन जाएगा दुखाना। इसका मतलब ये दुखाना अपने पास में क्रिया का रूप बन गया। अब नेक्स्ट शब्द में अगर हम लेते हैं जैसे सूखा, अब इस सूखा शब्द को अगर लेते हैं तो ये बेटा अपने पास में विशेषण का रूप बन गया। यानी कि जो सूखा शब्द है ये यहाँ पर एक प्रकार का विशेषण है। अब यहाँ पर जैसे ही नाम धातु क्रिया के रूप में ले जाते हैं, तो नाम धातु क्रिया के रूप में जाते ही यहाँ पर ये अपने पास में सूखा, यही नाम धातु का रूप बन जाएगा। तो हम इसको नाम दे सकते हैं नाम धातु क्रिया। अब इसको जैसे ही क्रिया के रूपांतरण में अगर हम बदलते हैं, तो अब यहाँ पर जैसे ही क्रिया के रूप में इसको बदला, तो बदलने पर ये अपने पास में हो गया सुखाना। और ये जो सुखाना शब्द यहाँ पर बना है, ये सुखाना शब्द यहाँ पर क्रिया बन गई। तो इस तरह यहाँ पर जैसे जैसे अगर हम बदलते रहते हैं, जैसे सर्वनाम को अगर लेकर के देखते हैं अपना, अब यहाँ पर अपना शब्द को लेते हैं तो अपना ये अपने पास में एक सर्वनाम का रूप बन गया। यानी कि अपना जो शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने पर ये जो अपना शब्द है ये यहाँ पर एक सर्वनाम का रूप बना है। अब जैसे ही हम इसको नाम धातु क्रिया के रूप में ले जाते हैं, तो ये यहाँ पर अपने पास में बन गया अपना। यानी कि ये एक नाम धातु क्रिया का शब्द बन गया। और जैसे ही हम इसको क्रिया के रूप में ले जाते हैं, तो क्रिया के रूप में ले जाने पर ये अपने पास में बन गया अपनाना। इसका मतलब ये जो अपनाना जो शब्द बना है ये यहाँ पर क्रिया के रूपांतरण में बना है। तो इस तरह के शब्द जहाँ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगा करके, जैसे ये सारे शब्द हैं अपने पास, और इन शब्दों में सभी में हमने ना प्रत्यय जोड़ा है, और जैसे ही हमने ना प्रत्यय जोड़ा है तो ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हुआ है। तो जहाँ पर ऐसे प्रत्यय के योग करने से या प्रत्यय लगा करके जहाँ क्रिया का निर्माण किया जाता है, उन क्रिया शब्दों को हम नाम धातु क्रिया की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि हम उसे नाम धातु क्रिया कह सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास में क्रिया का जो अगला बेटा रूप आ रहा है, उसको हम नाम दे सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेरणार्थक क्रिया के रूप को अगर लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना क्या है? प्रेरणार्थक। अब यहाँ पर
इसी में इसकी जो परिभाषा है वो समाहित रहती है, और समाहित रहने के कारण इसका जो नामकरण किया गया है वो नामकरण हो गया प्रेरणार्थक। अर्थात जिन क्रियाओं से हमें किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा मिलती है, जब कर्ता यहाँ पर क्या करता है, स्वयं कार्य का संपादन नहीं करता है, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को या किसी दूसरे से करवाने के लिए उसे प्रेरित करता है और या दूसरों से वह क्रिया करवाता है, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे क्रिया रूपों को हम प्रेरणार्थक क्रिया का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो नेक्स्ट क्रिया का रूप आएगा उस क्रिया के रूप को हम नाम दे सकते हैं, वो है अपने पास में प्रेरणार्थक क्रिया। उस क्रिया को बेटा हम नाम दे सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेरणार्थक क्रिया के रूप को अगर हम परिभाषा के रूप में बदलते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो जब कर्ता स्वयं, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझना है कि जब कर्ता स्वयं कार्य, अब यहाँ पर देखिए कि कर्ता जो क्रिया को करने वाला है, कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर, स्वयं कार्य का संपादन न कर, यानी कि यहाँ पर कर्ता स्वयं क्रिया संपन्न नहीं करता है, तो न कर किसी दूसरे को, यानी कि ले सकते हैं किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है या करवाए, यानी कि कर्ता यहाँ पर स्वयं कार्य नहीं करेगा, यानी कि वह स्वयं कार्य न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करेगा या फिर उस कार्य को वह करवाएगा, तो उसे करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अपने पास में हम एक सटीक, एक सीधे रूप में हम ये समझ सकते हैं बेटो कि यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत या परिभाषा के आधार को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और अपनी प्रेरणा से वह दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या फिर अपनी प्रेरणा से वो दूसरे से उस कार्य को संपन्न करवाता है। तो ऐसा रूप जहाँ पर बनता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया का नाम दे सकते हैं, अर्थात हम उसे प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे अलग अलग उदाहरण के माध्यम से अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया को अगर समझें, जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब यहाँ देखिए बेटो कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इस वाक्य को समझने के लिए कि यहाँ पर कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया का रूप आया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कर्ता। अब यहाँ पर देखिए ये जो सरपंच है, सरपंच ने, ये तो अपने पास में हो गया कर्ता का रूप। अब यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, तो सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसका मतलब तालाब का जो निर्माण किया गया वो गांव के लोगों के द्वारा किया गया या फिर मजदूरों के द्वारा वह कार्य किया गया, लेकिन उन गांव के लोगों को प्रेरित करने का जो भाव था वह भाव था यहाँ पर सरपंच का। तो यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है और वह दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है या दूसरे लोगों से वह उस क्रिया को संपन्न करवाता है, तो ऐसा रूप है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप माना जाता है। जैसे रेखा नौकर से सफाई करवाती है, अगर यहाँ पर देखिए रेखा नौकर से
सफाई करवाती है। अब यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेखा है, ये यहाँ पर क्या है बेटो, ये है यहाँ कर्ता। अब यहाँ का कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो सफाई है, इस सफाई को करने वाला कौन है, यहाँ पर है नौकर। क्योंकि रेखा की प्रेरणा ने, यानी रेखा ने सफाई के लिए जो प्रेरित किया वो किसको किया, नौकर को प्रेरित किया। और नौकर को प्रेरित करने के कारण यहाँ कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है और नौकर को वह सफाई करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ऐसा रूप जहाँ है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप हम ले सकते हैं। जैसे राजन माली से खाद मंगवाता है, राजन माली से खाद मंगवाता है। अब यहाँ देखिए बेटो, राजन स्वयं खाद नहीं ला रहा है, लेकिन वो अपनी प्रेरणा से किससे खाद मंगवा रहा है, माली से मंगवा रहा है। तो अब यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि खाद को जो लाने का काम कर रहा है वो मालिक कर रहा है, और जो मालिक खाद लेकर के आया है वो राजन के प्रेरित करने के कारण लेकर आया है। तो ऐसे रूप जहाँ पर आते हैं वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का रूप माना जाता है। दूसरे रूप में हम ये देख सकते हैं, जैसे मजदूर लड़के से पत्र लिखवाता है। अब मजदूर लड़के से अगर पत्र लिखवा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लड़का जो मजदूर है वो स्वयं पत्र नहीं लिख रहा है, लेकिन मजदूर की प्रेरणा से वह जो छात्र है, वह जो लड़का है, वह पत्र लिखने की क्रिया को संपन्न कर रहा है। तो जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके और अपनी प्रेरणा से किसी दूसरे से वह कार्य को संपन्न करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा अपने पास में जो क्रिया है, उस क्रिया को हम नाम दे सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि उस क्रिया को हम नाम दे सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले हमें देखना यह है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, यानी कि हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब हर क्रिया अपनी परिभाषा अपने आप में स्वयं रखती है। अब यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया के रूप को अगर लेते हैं तो सबसे पहले हमें समझना यह है कि ये पूर्वकालिक क्रिया क्या है। अर्थात जो भी अगर वाक्य होता है, उस वाक्य में हमेशा पूर्वकालिक क्रियाओं में दो क्रियाएं होती है, और जो दोनों क्रियाएं हैं वो साथ साथ प्रयुक्त होती है। उनमें एक जो क्रिया होती है वह मुख्य क्रिया के रूप में आती है, और जो दूसरी क्रिया होती है वह दूसरी क्रिया के बाद में जैसे ही संपन्न हो जाती है, तो पहले जो संपन्न होने वाली जो क्रिया होती है वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का रूप माना जाता है। यानी कि अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब हम इसको परिभाषा के रूप में ले सकते हैं कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं साथ प्रयुक्त हों, समझ लो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं साथ प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया अब जो दो क्रियाएं साथ साथ प्रयुक्त हुई है, उन साथ साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया से पहले, एक क्रिया दूसरी
क्रिया से पहले, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो, पहले संपन्न हुई हो तो, अब यहाँ पर देखिए संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया, हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब देखिए बेटो, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया के रूपांतरण को अगर हम लेकर के देखते हैं तो जब वाक्य में दो क्रियाएं साथ साथ प्रयुक्त हुई हों और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है, जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है, वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का रूप मानी जाती है। अर्थात हम उसे कह सकते हैं कि वह पूर्वकालिक क्रिया का रूप है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने लग गया, जैसे यानी कि उदाहरण के रूप में हम इसको ले सकते हैं, बलवीर खेलकर पढ़ने लगा। अब यहाँ पर देखिए कि पढ़ने लगा और खेलकर, ये दो क्रियाएं हैं। तो दो क्रियाएं हैं तो खेलना यहाँ पर एक अलग क्रिया हो गई और पढ़ना यहाँ पर अलग क्रिया हो गई। लेकिन इनसे पहले जो संपन्न होने वाली क्रिया है वो कौन सी है यहाँ पर बेटो? वो है खेलकर। तो इसका मतलब जो ये खेलकर जो है ये पहले संपन्न हो रही है, उसके बाद में दूसरी क्रिया जो प्रारंभ हो रही है वो है पढ़ने की। तो इसका मतलब जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है वह क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसका मतलब जो खेलकर है यहाँ पर ये अपने पास में पूर्वकालिक क्रिया का रूप बन गया। यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पूर्वकालिक क्रिया का रूप है। जैसे दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, वह पढ़कर सो गया। अब यहाँ पर देखिए कि वह पढ़कर सो गया, इसका मतलब पहले क्रिया जो संपन्न हुई है वो है पढ़ने की और उसके बाद में जो दूसरी क्रिया है वो है सोने की। इसका मतलब पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो यहाँ पर है पढ़ना, तो ये पढ़कर अपने पास में पूर्वकालिक क्रिया का रूप हो गया। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। तीसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, पुलिस के आते ही चोर भाग गया। अब यहाँ पर देखिए कि पुलिस का आना फिर चोर का भागना, तो अब यहाँ पर पहले कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है इस पर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर जो पुलिस का आना ये यहाँ पर पहली क्रिया है और फिर आते ही यहाँ पर चोर का भागना ये दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर ये जो आना, आते ही शब्द को अगर हम लेंगे तो ये अपने पास में एक पूर्वकालिक क्रिया का रूप बन जाएगा, यानी कि हम इसको नाम दे सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो अब यहाँ पर इस तरह के जहाँ एग्जाम्पल या वाक्य में जहाँ ऐसे शब्द अगर आते हैं वहाँ पूर्वकालिक क्रिया का रूप माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि बेटो इन क्रियाओं के रूपांतरण को अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं तो क्रिया रूप अपने पास में संरचना के आधार पर और भी आगे आते रहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के बाद में अब हम आगे की कक्षा में जिन क्रियाओं का हम जो संरचना के आधार पर आने वाली क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। उनमें है कृदंत क्रिया, दूसरी है आज्ञार्थक क्रिया, फिर उसके बाद में है सजातीय क्रिया, फिर उसके बाद में समापिका क्रिया और फिर असमापिका क्रिया, तथा अंत में जो हमारे पास में क्रिया है वो है रंजक क्रिया, अर्थात जिसको हम नाम दे सकते हैं रंजक क्रियाएं। तो ये संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद बनते हैं ये 12 प्रकार की क्रियाएं होती हैं,
जो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को बताती है या संरचना के आधार पर क्रिया के रूप को बनाती है। अगली कक्षा में हम इसी पूर्वकालिक क्रिया की आगे की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।